नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी उसका चौथा वीडियो लेकर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले वाले जो 3 वीडियो हैं उसमें मैंने आपको सेल बायोलॉजी के अंदर कहाँ से क्या क्वेश्चन बना है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो मैंने मेरे नोट्स से आपको मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ। गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, पिछले एग्ज़ाम में भी जब मैंने तैयारी की थी उसी एग्ज़ाम के अंदर मुझे भी मेरे शॉर्ट नोट से लगभग 52 क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट मिले थे। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी इस नोट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी अपनी जो PYQ वाली बुक है उसका तो कुछ बात ही अलग है, वहाँ से तो डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज जो पहले 3 वीडियो अपन ने बात की है उसमें सबसे पहले अपन ने दोहरी झिल्ली युक्त, पहले तो कोशिका के बारे में, फिर कोशिका के प्रकार, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर, उसके बाद में जो कोशिकांग है उनके बारे में, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोप्लास्ट, इनके बारे में पढ़ लिया था। प्लास्टिड हरित लवक के बारे में भी पढ़ लिया था। आज बात करेंगे इन कोशिकांगों की जिनके चारों ओर क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जिनके चारों ओर कौन सी एकल झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कौन कौन से होते हैं? अंतर्प्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसके चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय या लाइसोसोम, जिसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। और फिर सूक्ष्म काय, सूक्ष्म काय मतलब माइक्रो बॉडीज होती है, जिसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोजिम और स्पेरोसोम। ये पेरोक्सिसोम कल बताया था कि पेरोक्सिसोम किस में कार्य करता है, ये प्रकाशीय शोषण की इकाई के रूप में कार्य करता है। 3 अंग होते हैं जो प्रकाशीय शोषण में कार्य करते हैं, पेरोक्सिसोम, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों प्रकाशीय शोषण के अंदर कार्य करते हैं, प्रकाशीय शोषण की एक इकाई के रूप में काम करते हैं। फिर इस पेरोक्सिसोम की खोज किसने की थी? ड्यूग ने की थी, ये बाद में और पढ़ेंगे आगे जाके। ग्लाइकोजिम की खोज किसने की थी? बीवोस ने की थी। और स्फेरोसोम भी एक माइक्रोबॉडीज़ है। इनके चारों ओर कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है? सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एकल झिल्ली पाई जाती है। फिर आगे बात करेंगे अंतर्प्रदवी जालिका की, एक कोशिकांग करके आगे बात करते जाएंगे और वीडियो चलता रहेगा। तो जो छोटे छोटे वीडियो में जो बता रहा हूँ ना, रियल में आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत काम आएगा, क्योंकि आप अपना सिलेबस पढ़ने के बाद में अगर इन छोटे छोटे वीडियो को देख लेते हो ना, बहुत सहायता मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। फिर अंतर्प्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी पोल्टर ने। तो ये मिलान वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कोशिकांगों की खोज से संबंधित, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है, लाइसोसोम की खोज है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज है, गोल्जी बॉडी की खोज है। तो इनके आपको जो मेन जो आपके ऑर्गन्स है ना, कोशिकांग है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। पोल्टर ने इसकी खोज की थी। ये अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग होता है। अंतः झिल्लिका तंत्र के अंदर 4 ऑर्गन आते हैं। कौन कौन से आते हैं अंतः झिल्लिका तंत्र के अंदर? आपको याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्प्रदवी जालिका, ये किसका भाग है? अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग होता है। दूसरा इसके अंदर आता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, वो भी अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग है। तीसरा आता है लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। और चौथा आता है इसके अंदर वैक्यूल्स, रसधानियाँ जो होती हैं वो भी किसके अंदर आती है? अंतः झिल्लिका तंत्र की भाग होती है। तो इसको ट्रिक में याद रखने के लिए इसको आप स्पेलिंग GERL याद रख सकते हो कि अंतः झिल्लिका तंत्र के कौन कौन से अंग है। तो उसके अंदर G का मतलब गोल्जी बॉडी, E का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R का मतलब ये याद रखना रिक्तिका, R हिंदी में याद रखना है रिक्तिका, और L का मतलब लाइसोसोम। GERL, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिक्तिका और लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं? अंतः झिल्लिका तंत्र के भाग होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। कितने प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, अंतर्प्रदवी जालिका होती है, उसके बारे में बात करेंगे। 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतर्प्रदवी जालिका, जिसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है चिकनी को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो होती है। अब ये जो रफ है मतलब इसकी जगह क्या होगी, ये खुरदरी होती है, और खुरदरी है तो इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम का मतलब वो प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। आर जिसमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा भाग है वो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, वो करता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नी से मिलकर बनी हुई होती है, ये वापस इसके भाग होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग होते हैं, ये सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है। इसकी सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, इसकी सतह के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राइबोसोम का मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री होती है राइबोसोम, वो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसकी प्रकृति क्या होती है, बेसोफिलिक प्रकृति की होती है, बेसोफिलिक नेचर होती है इसकी, किसकी होती है, RER की होती है। फिर एग्जाम्पल ये किसके अंदर पाई जाती है, जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती है, गॉबलेंट सेल होती है, आमाशय की एसाइनस कोशिकाएं जो होती है, उनके अंदर कौन सी अंतर्वर्ती जालिका पाई जाती है, खुरदरी अंतर्वर्ती जालिका पाई जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। तो ये ध्यान रखना कि RER होती है, मेन इसका कार्य होता है वो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसकी सतह के ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम क्या होता है, आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री है तो वो बनाएगा क्या, प्रोटीन ही बनाएगा, उसकी सतह के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण RER, राइबोसोम जिसके ऊपर पाए जाते हैं और प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। दूसरा आता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्यूबल्स और वेसाइकल्स। ये देखो, ये केवल किसकी बनी थी, सिस्टर्नी की बनी होती है, और इसके अंदर ट्यूबल्स होते हैं और वेसाइकल्स होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग है। इसकी सतह पर राइबोसोम एब्सेंट है। अब राइबोसोम एब्सेंट है, इसका मतलब ये कैसे होगी, चिकनी होगी, और चिकनी होगी तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से ये लिपिड, ये कार्य क्या करती है, जो वसाएं होती है, जो लिपिड होती है, उनके सिंथेसिस का कार्य करती है। वसाओं के संश्लेषण का कार्य कौन करती है, SER करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। और ये याद रखना कि ये कहाँ पाई जाती है, जो पेशी कोशिकाएं होती है, और जो आंत की कोशिकाएं होती है, और लीवर सेल होती है, जो यकृत की कोशिकाएं होती है, उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं, कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं संरचना किसकी, वो तो उसके दो प्रकार हो गए, RER और SER, ये दोनों आपको याद रखने हैं। RER प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, ये याद रखना है, और SER होती है वो जो लिपिड सिंथेसिस, वसा संश्लेषण का कार्य करती है। फिर संरचना आती है, इसके 3 घटक होते हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी कहाँ पाया जाता है, RER के अंदर पाया जाता है। ये आपको थोड़ा याद रखना है कि जो RER बनी होती है वो सिस्टर्नी से मिलकर बनी होती है। ये वेसाइकल्स और ये ट्यूबल्स, इन दोनों से मिलकर कौन बना होता है, SER। ये ऊपर पड़ा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसाइकल्स और ट्यूबल्स की मिलकर बनी होती है। ये जो सिस्टर्नी होती है RER, सर्वाधिक भाग उपस्थित होता है। RER में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिस्टर्नी वाला भाग होता है, वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये क्या होती है, RER सिस्टर्नी चपटी अशाखित थैलेनुमा संरचना होती है। राइबोसोम उपस्थित होता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होता है। ये याद रखना कि RER में ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होता है, और ये प्रोटीन निर्माण करने वाली कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होती है। कौन होती है, सिस्टर्नी। प्रोटीन निर्माण करने वाली कोशिकाओं के अंदर इसका ये उपस्थित होती है। RER में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित घटक कौन सा होता है, सिस्टर्नी होता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर वेसाइकल्स होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई रहती है, राइबोसोम इसके अंदर उपस्थित होता है। फिर ट्यूबल्स नलिकानुमा साकित घटक, राइबोसोम रहित होती है, भाग होता है। लिपिड संश्लेषण का कार्य करने वाली कोशिकाओं में इस ट्यूबल्स की संख्या सबसे अधिक होती है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर ER की झिल्ली से राइबोफोरिन नामक प्रोटीन से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जो राइबोसोम जुड़ा रहता है, वो कौन से प्रोटीन से जुड़ा रहता है, ये राइबोफोरिन एक प्रोटीन होता है, इसकी सहायता से जुड़ा रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से राइबोसोम जो होता है वो किसके जुड़ा हुआ रहता है, ER की झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। फिर ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपको कार्य याद रखने हैं कि ER को अंतःझिल्लिका तंत्र भी कहा जाता है, यह अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग होता है। RER राइबोसोम उपस्थित होने के कारण प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है।
SCR जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए ये वसाओं का संश्लेषण करती है, लिपिड सिंथेसिस का कार्य करती है। फिर केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच आवागमन प्रदान करने का कार्य करती है। किसके मध्य? केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक पाथवे अवेलेबल करवाती है। कौन करवाती है? ER है वो करवाती है। फिर प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस, कोशिका प्लेट जो ये संरचना बनती है वो आती है। रिक्तिका का निर्माण में भी जो वैक्यूल्स बनती है उसका निर्माण भी किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक और ऊपर लाइन रह गई थी, इसको भी समझ लीजिए, जो लाइन लिखी थी ना, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसके अंदर दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक राइबोफोरिन फर्स्ट और एक राइबोफोरिन सेकेंड। जो राइबोफोरिन फर्स्ट होता है वो राइबोसोम को ER की सतह से जोड़े रखने का कार्य करता है। ये राइबोफोरिन फर्स्ट होता है, ये क्या करता है? ये ER को क्या करता है? जो राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम को ER की सतह से जोड़ने का कार्य कौन करता है? राइबोफोरिन प्रोटीन फर्स्ट करता है, ये ध्यान आप रख लेना। फिर आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको कोशिका का एक्सपोर्ट हाउस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिका का एक्सपोर्ट हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, एक्सपोर्ट हाउस भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी, ये आपको याद रखना है। ये दोनों नाम याद रखने हैं कि एक्सपोर्ट हाउस भी कहते हैं और ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर इसकी खोज की गई थी। इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं, इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, इसको गोल्जी सोम भी कहते हैं, डॉल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? डॉल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको बैकर्स बॉडी भी कहते हैं। तो ये भी जो भी इसके उपनाम हैं ये आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, गोल्जीसोम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स और बैकर्स बॉडी। और पादपों में इसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। ये जो डिक्टियोसोम है ना, डिक्टियोसोम, ये किस में कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को पादप कोशिका के अंदर क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना की बात करें तो इसके 4 भाग होते हैं। एक होता है इसका सिस्टर्नी, दूसरा होता है इसका ट्यूबल्स, तीसरा होता है स्त्रावी वेसाइकल्स और चौथा होता है रिक्टावी रिक्टिका वैक्यूल्स। ये इसके 4 भाग होते हैं। ये सिस्टर्नी थैलेनुमा होती है, चपटी होती है। इसके ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थर्ड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था सवाल, रीट का एग्जाम 2021 का आया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और NCERT में डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होता है? इसके उत्तल सिरे, जिसके उत्तल सिरे होते हैं वो आपस में मिलकर फॉर्मिंग फेस बनाते हैं। फॉर्मिंग फेस या सिज फेज बनाते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिज फेज बनाते हैं। और इसके जो केंद्र के समीप होते हैं, और इसके अवतल सिरे आपस में सिस्टर्नी, अवतल सिरे मतलब जो सिस्टर्नी होती है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मैंचुरेशन फेस बनाते हैं या ट्रांस फेस बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वो जीव द्रव्य कला की ओर उपस्थित होते हैं। तो सिज फेस ऐसा पूछा था कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में सिज फेज और ट्रांस फेज का निर्माण होता है? कौन सा कोशिकांग है? तो गोल्जी बॉडी एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें सिस्टर्नी आपस में मिलेंगे, उत्तल सिरे की ओर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सिज फेस बनाते हैं। और अवतल सिरे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ट्रांस फेज या मैचुरेशन फेज बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई होती है। सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई होती है। फिर बात करें स्त्रावी भाग, ये सिस्टर्नी की उत्तल सतह सिज फेज से जुड़ी हुई रहती है। तो ये स्त्रावी भाग होता है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? सिज फेज से जुड़ा हुआ रहता है। फिर आगे यहाँ नोट लिख के इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है कि गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति किससे होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। गोल्जी का एकल कला सिंगल मेम्ब्रेन से बंधा हुआ कोशिकांग होता है। और गोल्जी का कोशिका को एक्सपर्ट हाउस भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी को कहते हैं। और गोल्जी बॉडी सिज भाग से आरियर के ट्रांसफर वेसिकल से जुड़ी रहती है। गोल्जी बॉडी होता है वो सिज भाग से, जो सिज फेस होता है ना, उसके RER के ट्रांसफर वेसिकल से जुड़ी हुई रहती है। ये आपको याद रखना है। फिर आगे गोल्जी बॉडी के कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 2nd ग्रेड के अंदर पूछा जाता है। गोल्जी बॉडी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला कार्य है कोशिका झिल्ली के निर्माण में ये कार्य करता है। कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करता है। आवश्यक जो लिपोप्रोटीन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, उनका स्त्रावण भी कहाँ से होता है? गोल्जी बॉडी के होता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पटलिका सेल प्लेट का निर्माण भी कहाँ से होता है? गोल्जिका से होता है। इसका मुख्य कार्य होता है वो स्त्रावण व स्त्रावी कोशिकाओं में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन स्त्रावण होता है या स्त्रावण होता है।
और स्त्रावी कोशिकाएं होती है जो स्त्रावण करती रहती है श्लेष्मा वगैरह का, उनके अंदर इसका संख्या अधिक होती है। लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होता है। वसा और प्रोटीन का संचय करता है। शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। जो शुक्राणु के अंदर एक संरचना होती है एक्रोसोम, उसका निर्माण भी किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल होता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किससे बनता है? ग्लाइकोलिपिड, ये 3G याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, गोल्जी बॉडी, ठीक है। फिर गोल्जी बॉडी के ट्रांसफॉर्मिंग फेज सिज फेज से केंद्र की ओर होता है। ट्रांसफॉर्मिंग फेज इसको क्या कहते हैं? सिज फेज कहते हैं। और क्या होता है? फॉर्मेटिंग फेज कहते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेटिंग फेज जिसको सिज फेज भी कहते हैं, केंद्र की ओर होता है। मैंचुरेशन फेज जिसको ट्रांस फेज भी कहते हैं, वो अवतल सतह होती है, वो जीव द्रव्य की ओर तरफ रहता है। फिर मिडिल लेमिला में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ, ये क्वेश्चन PYQ है, पूछा गया है और उसको यहाँ ऐड कर दिया नोट्स के अंदर कि मिडिल लेमिला में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ निम्न में से किसके द्वारा फ्रेगमोप्लास्ट में मुक्त किए जाते हैं? तो वो गोल्जी बॉडी के द्वारा किए जाते हैं। सीधा याद रख लेना है इसको कि मिडिल लेमिला में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ निम्न में से किसके द्वारा फ्रेगमोप्लास्ट में मुक्त किए जाते हैं? गोल्जी बॉडी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम बात कर लेते हैं, 4 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लाइसोसोम जिसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहते हैं, यह एक बहुरूपी कोशिकांग होता है। कौन सा होता है? बहुरूपी कोशिकांग होता है। और इसकी आंतरिक जो pH होती है वो 4 से लेकर 5 होती है। आंतरिक pH कितनी होती है? 4 से 5 है। ये PYQ है, पूछा हुआ है। इसका बहुरूपी कोशिकांग होता है। खोज किसने की थी? डुवे ने की थी और यकृत कोशिकाओं में की थी। एकल कला द्वारा, सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग होता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसकी आंतरिक pH कितनी होती है? 4 से 5 होती है। निर्माण या उत्पत्ति गोल्जी काय से होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। लाइसोसोम के प्रकार, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, तृतीयक लाइसोसोम, ऑटोफैगोसोम होता है। ये बहुरूपी कोशिकांग है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, इसलिए इसको बहुरूपी कोशिकांग भी कहती है। तो याद रखना, जितने भी कोशिकांग हैं उनमें बहुरूपी कोशिकांग कौन सा है? बहुरूपी कोशिकांग। इसके बहुत सारे रूप हैं। कौन सा है? लाइसोसोम में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और ऑटोफैगोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम सर्वप्रथम बनने वाले लाइसोसोम होते हैं। निष्क्रिय एंजाइम युक्त स्थल होता है इसके अंदर। फिर इनके कार्य देख लेते हैं कि अंकुरित बीजों में संचित भोजन का पाचन का अंकुरण हेतु उपलब्ध करवाता है। जो अंकुरण के लिए अंकुरित बीज है उनको अंकुरण के लिए या पाचन के लिए जो भोजन उपलब्ध करवाता है वो कौन करवाता है? लाइसोसोम करवाता है। अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन करता है। स्पर्म के लाइसोसोम अंड की लिमिटिंग मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए लाइसोसोम से हाइड्रोलुनिडेज एंजाइम पाया जाता है। जो क्या करना है? जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उसकी जो लाइसोसोम की अंड की जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन होनी है ना, उसको तोड़ने का कार्य कौन करता है? ये एंजाइम करता है, हाइड्रोलुनिडेज एंजाइम करता है। कोशिका विभाजन में सहायता करता है। गुणसूत्रों को पृथक करने में सहायता करता है। निषेचन में सहायक होता है। अंड कोशिका में नर युग्मक के प्रवेश हेतु झिल्ली का पाचन कर मार्ग बनाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो ये वाले जो फंक्शन हैं लाइसोसोम के, आपको वो याद रखने हैं। बाकी आगे वाला करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको गोल्जी बॉडी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जो लिख रखा है आपको लाइसोसोम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत, जितने भी कोशिकांग हैं उनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो मैंने नोट शेयर किए हैं वो ग्रेजुएशन, RBSc, NCERT, PYQ सबको मिला के बनाए हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप छोटे छोटे वीडियो से अपना रिवीजन करते रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।